Hello student, class 10 SST chapter 6 central governments. Clear? And in our last class we was discussing about the president. Clear? And we have learned about the president and the qualification for the post of the president. If a person want to be a president in India, so what kind of qualification he has to filled up in his curriculum. So we have decided that, and actually it is decided in the constitutions. So the election of the president. Now today's topic is the election of the president. Clear? मतलब राष्ट्रपति का चुनाव. So if we talk about that, the method of indirect election has been adopted for the president elections. The method of indirect election, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो indirect election, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का. Clear? So the method of the indirect election has been adopted for the president elections, and or this election is held on the basis of single transferable vote method. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है. एकल संक्रमण, हिंदी में कहते हैं इसको एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर. ठीक है, अब ये क्या चीज है इसको हम आगे बढ़ेंगे. मेथड इट इज लाइक दिस. अब ये कैसे है, पहले तो हमने कहा ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा. वो कैसे होगा? The election of the president is made indirectly by such an electoral college in which the following members are included. अब जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है. ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको वो वोट देते हैं. वो लोग कौन से होते हैं? जैसे विधानसभा के चुनाव के लिए वोट देने वाले हम लोग. ठीक है, और हमारे खुद की कुछ क्वालिफिकेशंस है. मतलब 18 साल का होना चाहिए. 18 साल से कम का जो है वो व्यक्ति या वो कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट इट मींस द पर्सन हु वांट्स टू वोट, वो वोट नहीं दे सकता है क्योंकि वो माइनर है. ठीक है, एडल्ट कब कहलाएगा? जब वो 18 साल का होगा तब कहलाया जाएगा. वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाले कौन कौन होते हैं, कौन उनको इलेक्ट करते हैं, कौन उनको चुनते हैं, ये जानना जरूरी है. तो पहला है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, अपर हाउसेस लोअर हाउसेस, उन दोनों के इलेक्टेड मेंबर, सारे नहीं, उन दोनों के इलेक्टेड मेंबर, उन लोगों में से चुने हुए व्यक्ति ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं. अगर हम अपर हाउस की और लोअर हाउस की बात करें तो मतलब अगर हम द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, अगर हम संसद की बात करें तो इसमें से दोनों हाउसेज, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य. क्लियर? दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज. स्टेट असेंबलीज मतलब राज्य विधानसभाओं में से चुने हुए, सारे नहीं, में से चुने हुए, सभी राज्यों की विधानसभाओं में से चुने हुए व्यक्ति. और elected member of the state assemblies including the elected member of the assemblies of the union territories. जो यूनियन टेरिटरीज है उनके भी असेंबली में चुने हुए सदस्य, वहां के राज्यों के भी चुने हुए जो सदस्य है वो भाग लेते हैं. सो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. यूनियन जो टेरिटरीज है, यूनियंस हमारी सीमा, संघीय क्षेत्रीय सीमा है, उसके अंदर के जो विधानसभाएं आती है उनके चुने हुए सदस्य भी भाग लेंगे. ठीक है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 इसको डिस्क्राइब करता है कि यूनियन मेंबर का क्या होगा राष्ट्रपति के चुनाव में. तो इसके बारे में एलिब्रेशन जो है वो इसके अंदर 1992 के अंदर आता है और वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. ठीक है, इसको आप रेफरेंस के रूप में याद रखना. फर्स्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम.
अब हम प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोसेस के बारे में आ रहे हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज विद द यूनियन टेरिटरी, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड में, जब पार्लियामेंट वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब अपर और लोअर हाउस दोनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज और जो राज्य की विधानसभा है वो, और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, ये सब मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सो इलेक्टेड द प्रेसिडेंट बाय अ स्पेशल वोटिंग सिस्टम। अब इनका जो वोटिंग सिस्टम है वो स्पेशल वोटिंग सिस्टम है, ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये एक। और अब इसके अंदर होता क्या है, द पुलिंग इन द इलेक्टेड इज हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। एक सीक्रेट बैलेट होता है, गुप्त मतदान पत्र होता है, एक सीक्रेट बैलेट होता है। पहले बैलेट होते थे, बैलेट के अंदर कई सारे चिन्ह होते थे, जैसे मतलब ये आपको पता नहीं है क्योंकि अभी तक आपने वोट नहीं करे, परंतु अभी जो वोटिंग सिस्टम होता है तो उससे पहले वोटिंग सिस्टम था कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए उन सबके नाम और उन सबके आगे उनका चुनाव चिन्ह लगा हुआ होता था, सिंबल तो होते थे, और फिर जिनको आपको वोट देना उसके ऊपर आप स्टैंप लगाते थे, ठीक है। स्टैंप लगाकर वो उसको एक स्पेसिफिक मेथड में फोल्ड करते थे और फिर उसको बैलेट में डालते थे, ठीक है। तो वैसे ही अब क्योंकि तकनीक आगे बढ़ गई और अब हम इलेक्ट्रिक बैलेट्स को यूज लेते हैं, तो वैसे ही ये होता है, परंतु जो है वो सीक्रेटली होता है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम के थ्रू होता है, मतलब गुप्त मतपत्र के आधार पर होता है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसके लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है टू गेट अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट फॉर सक्सेस इन द इलेक्शन। उसको अगर एक कैंडिडेट के रूप में सक्सेस होना है तो मिनिमम कोटा, मतलब मिनिमम वोट तो उसको प्राप्त करने ही पड़ेंगे। और वो कोटा डिसाइड कैसे होगा? वो कोटा ऐसा डिसाइड होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि वोट देने के लिए 18 का व्यक्ति होना चाहिए, तो ये नियम हो गया। वैसे ही राष्ट्रपति के कैंडिडेट को जो है वो मिनिमम कोटा चाहिए उसके सक्सेस के लिए। तो वो मिनिमम कोटा कैसे डिसाइड होता है? वो मिनिमम कोटा इस फॉर्मूला से डिसाइड होता है। तो फॉर्मूला है, मिनिमम कोटा जो है वैलिड वोट पॉलिट, जो पोल किए गए हैं, पोल मतलब कि जो वैध मत दिए गए हैं, मतलब ये जो असेंबली, जब मैंने असेंबली की बात करी, अपर हाउसेज और लोअर हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स की बात करी, स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स की बात करी, और फिर मैं यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स की बात करी, उन सब के जो वोटिंग है, उनके जो मत है, वे जितने भी वैलिड मत है उनको यहाँ रखिए आप, ठीक है। सो द वैलिड पोल्ड एंड नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, चुने नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, और इसके बाद में उसके अंदर 1000 का डिवाइड होगा, बस इसका डिवाइड निकला, उसके आंसर में 1000 में डिवाइड होगा, और इस तरह से जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है। सो वैलिड वोट पोल्ड और नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स के नंबर कौन, जो टू बी इलेक्टेड, ठीक है, जो चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या, और 1000 का उसमें वापस डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो द मेथड ऑफ द डिपोजिशंस, क्लियर। अब राष्ट्रपति के चुने जाने का प्रोसेस तो आपने देख लिया। राष्ट्रपति को चुनते कैसे? राष्ट्रपति को चुनने के लिए सीधी सी बात है कि यह एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? इस इलेक्शन में भाग लेने वाले व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा के प्रतिनिधि होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और इसके बाद में पूरे भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड चुने हुए, विधानसभाओं में से भी चुने हुए सदस्य होंगे, और यूनियन टेरिटरी, संघीय क्षेत्रों के भी
यूनियन टेरिटरी के भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। ये तो राष्ट्रपति के चुनाव मंडल का वे लोग हैं जो उनको वोट देंगे। ठीक है, अब ये वोटिंग होगी कैसे? ये वोटिंग जो है वो सीधी सी बात है, आपको कहा गया यह एक अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनाव होगा। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, एक गुप्त मत पत्र के द्वारा चुनाव होते हैं। ठीक है, और फिर उसको अगर कोई कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल होना चाहता है तो उसको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तक पहुंचना होता है, और स्पेसिफिक क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। क्लियर? सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट सिस्टम हो गया। मेथड ऑफ द रिपोजिशंस इम्पेंचमेंट। अब राष्ट्रपति को जो है वो उसको उसके स्थान से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, जिसको महाअभियोग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पद रिक्त होते हैं और उनको प्रधानमंत्री या संसद के द्वारा सीधा एक नोटिस दे दिया था, अब आपका ये प्रॉब्लम या हम आपके कार्यकाल के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हुई है और इस वजह से हम आपको पदच्युत करते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलता है। ऐसे किसी को फायर्ड नहीं किया जाता है राष्ट्रपति को, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है? द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर। भारत का राष्ट्रपति जो है वो 5 साल तक जो है वो अपना कार्य कर, एक चुना हुआ राष्ट्रपति 5 साल तक उसका टर्म होता है, उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल रेफरेंस में आता है, तो यहाँ है बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 61वें आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग he can be deposed through the process of impeachment mentioned in the constitutions of India in the case of the भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया इन द केस ऑफ, और वो किस अपराध में हटाया जाता है? इन द केस ऑफ द ट्रांसग्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बाय हिम, मतलब उसके ऊपर महाभियोग लगाकर कि वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, उसने संविधान को फॉलो नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, सो India, so the constitutions of the India in the case of the transgressions of the constitution, in the case of the transgressions of the constitutions by him, each house, अब क्या होगा? Each house of Indian Parliament के जो प्रत्येक हाउसेस है, Indian Parliament has the right to prosecute him, और उसको एक भारत के दोनों सदनों के सदन को ये अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के ऊपर जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। पहली बात आप ये देख लीजिए। फॉर द परमिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशंस, प्रोसिक्यूशंस के परमिशन के लिए द सिग्नेचर्स ऑफ द 1/4 member of the house concerned is required, 1/4 उस महाअभियोग के प्रस्ताव को लाने से के लिए, उस पर विचार करने के लिए, या जो उसके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के अनुसार न चलने की जो अभियोग या जो दोष लगाया गया है उसके बारे में 1/4 सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए? सिग्नेचर्ड होना चाहिए, तब वो प्रस्ताव आता है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ प्रस्ताव लाने की बात है, अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, और जैसे कि सीधा FIR में होता है, पहली बार FIR दर्ज करने का मतलब होता है अब आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, रजिस्टर करवाई है, फिर उसके बाद के अंदर पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है,
और इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाने के बाद में अपराधी के ऊपर धाराएं लगाई जाती है और फिर वो धाराएं कोर्ट के अंदर पेश की जाती है कि इन धाराओं के तहत इसको अपराधी या माना जा सकता है। फिर कोर्ट ये तय करता है कि हाँ इन धाराओं के तहत इसका ये अपराध सिद्ध होता है और फिर उसको सजा होती है। ये होता है प्रोसेस। क्लियर? तो एक बार राष्ट्रपति के ऊपर जो है उसको राष्ट्रपति के को प्रोसिक्यूशंस में लाने के लिए 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर आवश्यक है। ठीक है? 14 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल के, अब वो प्रपोजल आ गया, 1/4 लोगों ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, वो प्रपोजल जो है वो आ गया। अब उस प्रपोजल पर 14 दिन के बाद में 14 दिन तक वो प्रपोजल just a bit for a while, for the permission of the prosecution, signature of the 1/4 members and the House is concerned is required. 14 days after the receipt of the proposal, it will be considered in the House which has indicated him. अब इसके बाद में हाउस के लिए ये हाउस उसको कंसीडर करेगा कि उसको किस तरीके से इसके ऊपर चर्चा की जानी है। Considered in the House which has indicated him. The House will make considerations over it. अब हाउस जो होता है वो उसके ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा करता है। Consideration over it. If the proposal of the suit is accepted by 2/3 of the total member of the House, अगर हाउस के टोटल जितने भी मेंबर है उपस्थित है और वे मत देने के मतलब उनके वैलिड मत है, वैलिड वोट है, तो उनके राष्ट्रपति के ऊपर अगर वो 2/3 मतों से उसका राष्ट्रपति के ऊपर लाया हुआ इम्पेचमेंट अगर एक हाउस में पास हो जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा, वापस देखिए, द हाउस विल मेक द कंसिडरेशंस ओवर इट इफ द प्रपोजल ऑफ द सूट इज एक्सेप्टेड बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, देन द प्रपोजल इज फॉरवर्डेड। फिर प्रपोजल को वापस आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फॉरवर्डेड टू द सेकंड हाउस। दूसरे, अब देखिए ये हाउस, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि दोनों हाउसेस के अंदर इस तरह का प्रपोजल ला सकते हैं। तो जिस हाउस में प्रपोजल आया है उस हाउस के प्रपोजल उस हाउस के अंदर उस प्रपोजल के बारे में चर्चा होगी और 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर वोटिंग के थ्रू ये पास हो जाता है तो दूसरे सदन को ये प्रपोजल भेज दिया जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद में क्या होगा? So the proposal of the suit is accepted by the 2/3 total member of the houses. Then the proposal is forwarded to the second house. The second house will either अब दूसरा जो हाउस है इधर इन्वेस्टिगेट itself, या तो वो स्वयं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और या फिर और अपॉइंट अ स्पेशल कमेटी, या फिर उसके लिए एक स्पेशल समिति, एक वैद्य समिति बनाई जाएगी। ठीक है? स्पेशल समिति बनाई जाएगी फॉर दिस टास्क कि राष्ट्रपति के ऊपर लगे हुए जो आरोप है संविधान के उल्लंघन के, क्या वो सही है? ठीक है? तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, या तो वो हाउस स्वयं करे या फिर उसके लिए किसी समिति का गठन करे। तो वो या तो समिति का गठन करेंगे या स्वयं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है? सो इफ द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर प्रूव्ड, और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो चार्ज लगे हैं, जो उनके ऊपर जो चार्ज का मतलब आप कह सकते हैं दोष लगे हैं, अगर वो प्रूव्ड हो जाते हैं, सत्य सिद्ध हो जाते हैं, so and the president the special task if the charges against the president are proved and the second house also accepts the proposal of the impeachment by at last 2/3 majority of its member, और second house में भी जब ये impeachment का proposal 2/3 मतों के द्वारा पास हो जाता है तो क्या होगा? The president is deemed to have deposited of his post from the date acceptance of the proposal. जैसे ही दोनों सदनों में वह प्रपोजल पास हो जाता है और वह एक्सेप्ट हो जाता है, उसी दिन से राष्ट्रपति को, उसी डेट से राष्ट्रपति को उसके पद से रिक्त कर दिया जाता है। मतलब उसके राष्ट्रपति को पदच्युत कर दिया जाता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता
हैं। वापस दोनों सदनों में से 1/4 मेंबर आएंगे। 1/4 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट लाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, फिर उसके ऊपर विचार होगा। 2/3 मेंबर अगर उसके लिए राजी हो जाते हैं या उस सभी को पास कर देते हैं तो वो सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस वाले लोग उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वे स्वयं इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो ये स्वयं करे, अगर वे स्वयं नहीं करना चाहे और कोई समिति का गठन करे, कोई स्पेसिफिक टास्क बनाए, समिति का गठन करे, तो वो समिति उसके बारे में जांच करती है। और अगर उस समिति को या फिर स्वयं सेकंड हाउस अगर उसको इन्वेस्टिगेट करे और उनको अगर राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे आरोप सत्य सिद्ध हो और 2/3 मत से सेकंड हाउस में भी वो राष्ट्रपति के खिलाफ लाया हुआ महाअभियोग पास हो जाए तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जैसे ही उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, राष्ट्रपति उस डेट से अपने पद से रिक्त माना जाता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। क्लियर? सो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट।